हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज़ टू बी डन व्हेन अ चार्ज इज़ मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखी थी वो ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत बेसिक ज़रूरी चीज़ भी आपके लिए अगर आप आगे चल के कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं तो, है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो बेसिक से डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको फर्दर एनालाइज करेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ बेसिकली डिफाइंड एज इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored per unit charge at a point, ठीक है, with respect to क्या, इन्फिनिटी। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो बेसिकली फंडा क्या है? फंडा ये है कि आपने ये बोला कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। यहाँ पे मान लेते हैं एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये रहा A पॉइंट पे, और ये B पॉइंट है जहाँ पे आप अपना एक टेस्ट चार्ज लेकर आ गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि पोटेंशियल कितना है B पर, पोटेंशियल कितना है B पर। तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल B पर कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा कि जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर है, तो कितनी एनर्जी स्टोर है वहाँ पे, UB ले लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, Q0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि क्या मतलब होता है बेसिकली पोटेंशियल का। आगे हम लोग और अभी डिटेल में देखने वाले हैं इसको, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया हमको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, जो अभी के लिए हम लोगों ने क्या ले रखा है, विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी ले रखा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल हम लोग कंसिडर करते हैं वो जीरो करते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, आगे चल के देखने वाले हैं इसके बारे में भी। चलो, तो बेसिक बात और देख लेते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे, SI यूनिट क्या होगी इसकी? तो SI यूनिट इसकी होती है वोल्ट, और 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। इतनी सी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, तो एनालिसिस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं क्या मतलब है। देखो, आपको ऑलरेडी पता है एक चीज़ यहाँ पे, अगर हम लोग चार्ज को मूव करते हैं, है ना, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज को हम लोग डेल्टा W से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो आपने इसको क्या करा, R1 से लेके R2 तक कर दिया, यानी कि आप एक पॉइंट था जिसकी लोकेशन थी A से इसके इस चार्ज के रिस्पेक्ट में R1, और बाद में चली गई वो कितनी होगी, R2। वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, यानी कि R2 की वैल्यू कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ओके, तो हमें पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन जो था इन मूविंग अ चार्ज, वो हमने को इतना मान लिया यहाँ से तक। अब आपको एक बात और पता है कि भाई जो डेल्टा W होता है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा U के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा W किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा U। डेल्टा U का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपने पढ़ रखा है पहले ही, याद है ना आपको, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। रोटेशनल मैकेनिक्स कह रहा हूँ मैं, वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर था 11th क्लास में, उसमें पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि भाई टोटल एनर्जी जो होती है, जिसको E से डिनोट करते हैं, वो होता है K प्लस U के बराबर। डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका जब हो जाएगा डेल्टा K प्लस डेल्टा U के बराबर। बट डेल्टा E जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? बिकॉज टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा यानी कि डेल्टा E वो तो जीरो ही रहेगा ना, विच इम्प्लाइज कि डेल्टा K जो होता है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा U के बराबर होता है। आपने लेकिन एक बात और पढ़ी है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से आपने क्या पढ़ा था कि डेल्टा W जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो डेल्टा W कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोल दोगे ये, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, ये आपको रिकॉल करना था, याद होना चाहिए था। ठीक है, चलो, तो डेल्टा W किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर, किसके, नेगेटिव के। अब मैंने बोला कि भाई R1 से लेके R2 तक, तो यहाँ पे भी बोल दो R1 से लेके R2 तक। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है यहाँ तक, तो है ना। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब आगे आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है, वो ये कि अगर मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरीके से, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ ना, जो नेगेटिव डेल्टा U लिखा है मैंने, इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम R2 टू R1, यही लिखा हमने यहाँ से तक। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये पूरी की पूरी लाइन इसको रबी कर देता हूँ।
मिट जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हम लोगों को यहाँ तक पता चल गई। इसको मैं यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, इसको डिवाइड बोथ साइड्स बाय क्यू नॉट, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, R1 टू R2 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इक्वल्स कितना, UR2 माइनस UR1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से तक, है ना। ये हमने छोटी सी बात यहाँ से यहाँ तक लिख डाली। अब आपको डेफिनेशन मैंने भी बताई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ना। तो अब ध्यान से नोटिस करो आप यहाँ पे, यहाँ तो मैं ये रहने देता हूँ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। राइट साइड आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन गया, UR2 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है, माइनस UR1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसको हम लोग बोल देंगे VR2 पोटेंशियल एट R2, और इसको बोल देंगे क्या, पोटेंशियल एट R1। और ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एक लाइन और आपको मिलने वाली है, वो ये कि भाई डेल्टा W हो गया R1 से R2 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, किसके बराबर, आपका जवाब हो जाएगा VR1 माइनस VR2, यानी कि पोटेंशियल एट R1 माइनस पोटेंशियल एट R2। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं VR1 R2, और इसको रीड कैसे करते हैं वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, यही सबसे क्रूशियल बात है। रीड एज पोटेंशियल एट किसका, पोटेंशियल एट R1 विद रिस्पेक्ट टू R2। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एट R1 विद रिस्पेक्ट टू R2। कई बार लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप नोटिस करो यहाँ पे माइनस साइन आ रखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ऐसे लिख देते हैं R1 एंड R2, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2। बट आपको एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे कि हमेशा जो है ना, हर एक पोटेंशियल का कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए। बिना उस रेफरेंस पॉइंट के जो है ना, वो पोटेंशियल किसी काम का नहीं होता हमारे लिए। एंड बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट द पोटेंशियल। इस वाले केस में भी हम लोगों ने जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, तो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी करेंगे, जो जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जीरो होने की वजह से जो वैल्यू आएगी हमेशा वो सेम ही आने वाले, यानी कि 5 माइनस जीरो क्या होगा, 5 ही तो होगा। तो वही बेसिकली हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो वी विल राइट इट लाइक दिस, रीड एज पोटेंशियल एट R1 विद रिस्पेक्ट टू R2। और आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको कमाल की बात यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, क्या, ये वाली बात यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम R1 टू R2 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज बेसिकली अ पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2। तो यानी कि यहाँ से अगर डेफिनेशन बनाई जाए तो डेफिनेशन क्या बनती है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, या फिर पॉइंट क्या लिख दें हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट R1 है ना, मैं रब कर देता हूँ इसको और R1 लिख देता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट R1 विद रिस्पेक्ट टू R2 इज गिवन बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन per unit charge in moving a charge from R1 to R2। ध्यान से नोटिस कर रहे हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ से तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट R1 with respect to R2 is basically the work done per unit charge in moving a charge from R1 to R2, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने एक पॉइंट ले रखा है ये वाला, जहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, इसको मान लिया मैंने A है, और ये B पॉइंट है जहाँ की लोकेशन मान ली मैंने R1, 0 है, और इसको मैं बाद में कहाँ लेके चला गया, C पे, और जहाँ पे इसका बन गया R2, 0। ढंग से लिख देता हूँ इसको मैं, R2, 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, R2, 0, ठीक है। तो अब आपने क्या किया यहाँ से तक देखो आप ध्यान से, तो आपने जो वर्क डन किया है, वर्क डन कितना किया है, वर्क डन किया आपने R1 से लेके R2 तक का, ठीक है। उसी को अगर आप डिवाइड कर दो किससे, जो टेस्ट चार्ज था आपका यहाँ पे Q नॉट से, तो क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा पोटेंशियल ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, यानी कि पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2, ये बन जाएगा, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, VR1 माइनस VR2 से। ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी बात है ये वाली यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी यहाँ पे ध्यान देने वाली, हमने ये लिखा ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय हुम, है ना, किसने किया ये वर्क डन, तो इसका आंसर है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, इस वाले चार्ज ने जो फोर्स लगाई है ना इसके ऊपर, ये वाली फोर्स,
इसकी वजह से जो वर्क डन हुआ है उसका पर यूनिट चार्ज अगर हम कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा यहाँ से तक। ठीक है, आगे और भी आने वाले इसके अंदर हम लोग चीज़ें, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी वो सारे क्लियर कर दूंगा, एक एक डाउट जो है ना आपका यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। आपको पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती थी वो नहीं आएंगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट अ पॉइंट पी। तो इसके लिए काम करते हैं, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है जहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है। इनके बीच में दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर क्यू नॉट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है वी बी कितना है ना, हमारा गोल क्या है कि पोटेंशियल एट बी कितना है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला जो चार्ज था ए पे जो चार्ज है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स तो लगा ही रहा है, मानने वाली कोई बात नहीं है। इसने भगाते भगाते इसको दौड़ाते 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 बहुत दूर लेके चला गया, और ये पॉइंट मान लेते हैं टी आ गया, जहाँ पर लोकेशन क्या है इसकी, अब आर इन्फिनिटी, इतना दूर है ये, मतलब बहुत दूर चला गया ये। ठीक है, क्यू नॉट कहाँ चला गया, बहुत दूर चला गया। तो आप ध्यान से नोटिस करो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, R1 इक्वल टू आर से R2 इक्वल टू इन्फिनिटी तक, है ना। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, R1 इक्वल टू आर से लेके R2 इक्वल टू इन्फिनिटी तक। मान लेते हैं उस दौरान बीच में कहीं पे यहाँ पे था ये चार्ज B डैश पे, ठीक है, करेक्ट। यहाँ से तक इसको B डैश पे दे रखा था, और B डैश पे होने की वजह से क्या हुआ, होने की वजह से ये हुआ कि थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट इसके आगे की तरफ होगी यहाँ पे इस तरह से dr, है ना। और ये जो लोकेशन है, मैं इसको भी के लिए देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको R1 मान लेता हूँ, और इसको मैंने R2 ले लिया, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसकी दूरी थी वो R थी। तो आपको पता है वर्क डन कैसे निकलता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक होगा ये, तो आप बोल दोगे R1 इक्वल टू आर से R2 इक्वल टू इन्फिनिटी तक, ये बाद में पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पे जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, तो आपका जवाब होगा जाएगा, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, KQ/R²I कैप, और DR की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, DRI कैप। दोनों को दोनों राइट साइड को एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे ये कर देते हैं कि ना इस तरह से लिखते हैं, देखो ध्यान से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लिख देंगे, है ना, FDR, F के बदले क्या कर देंगे, ये लिख दिया, फिर ये, और उसके बाद ना ये भी लिख देते हैं cos 0। यहाँ तो चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई की जगह वो ऐसा हो जाएगा जहाँ पे उल्टा हो रहा 180। अब आप ध्यान से नोटिस करो, आपने ऑलरेडी इसको वेक्टर स्टाइल में लिखा है, इसको वेक्टर स्टाइल में लिखा, तो ये कहाँ से आ गया, इसमें ये नहीं आ सकता किसी भी हाल में यहाँ पे। ठीक है, जब आपने इसको वेक्टर में लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, अब आपको केवल मैग्नीट्यूड पर फोकस करने की जरूरत नहीं, अब आप सीधा लिखो ऐसे। तो R1 इक्वल टू आर, R2 इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, KQ/R² टाइम्स DR। ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, R से इन्फिनिटी तक, यानी कि एक फोर्स जो वो क्या कर रही है, इसको दूर भगा के फेंक देने वाली है, बहुत दूर फेंकने वाली है इसको। ठीक है, इन्फिनिटी तक ले जाने वाली है। तो क्या होगा उस वाले केस में, ओके। अब यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो KQ तो कॉमन आ गया, R की पावर -2 + 1 इंटीग्रेशन R1 कहाँ से, R से, R2 कहाँ से, इन्फिनिटी तक, यहाँ पे R, यहाँ पे इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसके बाद, ध्यान से देखोगे आप, तो ये -1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/R, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे फिर से, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू इन्फिनिटी, इधर कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 1/∞ - 1/R, जो कितने के बराबर आ जाएगा, इतने के बराबर आ गया, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक था, R से इन्फिनिटी तक था। ठीक है, ये हमारा चार्ज था। टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 से डिनोट कर रहे थे, हाँ Q0 से, तो Q0 ही लिख देता हूँ हर जगह में, समझ जाओ बस, ये Q0 हैं सारे के सारे, है ना। तो ये हम लोगों ने Q0 टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान से नोटिस करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई थी यहाँ पे, है ना। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक चीज़ दिखाई थी, क्या दिखाया था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, R1 से R2, तो इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल R1 - R2, यही होता है ना। तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। तो अब लिख देंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल R2 इक्वल टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय Q0 मस्ट बी इक्वल टू क्या, R1, R2, जो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे VR - V इन्फिनिटी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से था VR - इन्फिनिटी के बराबर। अब आपने बोला कि भाई टेकिंग
पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, आपने बोल देंगे इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो, देखो यहाँ से दिख भी रहा है ये वाला, है ना, टेकिंग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, क्या मिल गया हमको यहाँ से हमको ये मिल गया कि भाई वी आर, है ना, वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे जो यहाँ लिखा हुआ है आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और जो कितने के बराबर है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्या आंसर आ गया के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली के क्यू बाय आर। ये छोटी सी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने डिराइव करा है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये देख लेते हैं अगर बहुत सारे चार्जेस दे रखे तो क्या होगा। थर्ड टॉपिक, कैलकुलेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल जब भी बोलूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना यहाँ पे इस वाले केस में, तो कैलकुलेटिंग पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम ले रहा हूँ मैं, डिस्क्रीट सिस्टम ले रहा हूँ, यानी कि सारे अलग अलग चार्जेस हैं खूब सारे, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास ये रहा P, ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर एक चार्ज है यहाँ पे दिया हुआ Q1 ले लेते हैं, एक यहाँ दिया हुआ है Q2 ले लेते हैं, एक यहाँ दिया हुआ है Q3 ले लेते हैं, एक यहाँ Q4, ऐसे डॉट 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 करते करते खूब सारे हैं, Qn आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल एट P निकालना है, तो बहुत ईजी है ये वाला, आपको कुछ नहीं करना, अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि एक एक करके सबका आप पोटेंशियल निकाल दो और उसको ऐड कर दो, यानी कि पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, ड्यू टू 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 3 एंड डॉट डॉट Vn हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि समेशन i की वैल्यू 1 से n Vi, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। और आपको पता ही है Vi की वैल्यू कितना होता है, कितना होता है Vi का वैल्यू, तो आप बोलोगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर आई, क्योंकि देखो ये जो है R3 होगा, ये R1, ये R2, ये R4 ले लिया और ये वाला Rn ले लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से आ गया कितना पोटेंशियल, यानी कि डिस्क्रीट सिस्टम जो अलग अलग चार्जेस होंगी उसकी वजह से जो पोटेंशियल निकलने वाला है i इज इक्वल टू 1 to n समेशन हो जाएगा, बस वो इस तरीके से, ठीक है। आगे चल के यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, काम आएगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया डिस्क्रीट की वजह से। अब फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा। फोर्थ टॉपिक है कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से कैसे निकालोगे आप, तो आप एक सिंपल सा काम करना, वहाँ पे डिवाइड कर देना, डिवाइड द बॉडी इनटू स्मॉलर चार्जेस ऑफ डी क्यू। नाउ सपोज डी क्यू इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट, है ना, जो पॉइंट P है वहाँ से R लोकेशन पे है, तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप, तो आप ये बोल दोगे भाई के क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, के क्यू कह रहा हूँ सॉरी, के को भी ढंग से लिख देते हैं एज इट इज़ बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा डी क्यू बाय आर, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देना, जो भी लिमिट्स दे रखी होंगी काम बन जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमको, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी फ्यूचर में, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। गड़बड़ ये हो जाएगी कि इफ़ द बॉडी इज़ इन्फानाइट देन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कांट बी जीरो, है ना। तो हमारा ये वाला रेफरेंस सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे कुछ और करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देंगे वहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पर आप ये आइडिया याद रखना कि जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी होता है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हर बार जीरो ही होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे कि यहाँ पर है, जहाँ पर बॉडीज़ क्या कर जाएंगी, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर जाएंगी, वहाँ नहीं लेंगे हम लोग ये वाली बात, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर रह गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो वो दूर होने वाली है धीरे धीरे करके, चिंता मत करिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। अभी हम लोगों ने बस करा क्या है वो ध्यान देना आपको, एक एक चीज़ लॉजिकल यहाँ पे हमने डिराइव करी है। हमने कैलकुलेट करा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो वो हम लोग ने निकाल दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो VR2 माइनस VR1, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, VR1 माइनस VR2 हो रखा है, ठीक है। आगे चल के भी और ठीक करूंगा मैं इसको, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, समझ में आता है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इनिशियल माइनस फाइनल करना है। उस बात का जवाब यहाँ पे आपको मिल चुका है थोड़ा सा, अभी आगे और मिलने वाला है एक और तरीके से,
ठीक है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और एक कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्जेस, दोनों के दोनों टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। टॉपिक नंबर था ये 4। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5 करते हैं। टॉपिक नंबर 5 के अंदर बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग ये देखने वाले हैं कि फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये जो सीखनी है हमको, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, मतलब मैं बोलूँगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो ये है वो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और यहीं से आपको और भी चीज़ें समझ में आने वाली है। अच्छा, तो हम लोगों को एक बात पता है, क्या पता है कि अगर आपने वर्क डन करा है R1 से ले जाने में, R1 से किसी चार्ज को R2 तक ले जाने में, तो वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। और आपने करा है का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है, बाय द सिस्टम, जो बेसिकली जो चार्ज था उसने किया, बाय द फील्ड आप समझ लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय फील्ड ने जो किया है वो वाला है, ठीक है, यही होगा ना यहाँ से तक। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ R1 से R2 Q0E डॉट DR बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ से तक। अब आपको पता है अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय Q0, तो क्या होगा, देखो आप ध्यान से, डिवाइडेड बाय Q0, इधर कितना हो जाएगा R1 से R2 E डॉट DR। ये हम लोगों ने यहाँ से तक लिख डाला, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको क्या पता था, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल मैंने अभी जो दिखाया था आपको, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल आप क्या बोलोगे, आप तो ये बोल दोगे ना यार, ये तो क्या निकल गया हमारे पास, ये निकल गया VR1 R2 कितने के बराबर, R1 से R2 E डॉट DR के बराबर, ठीक है। अच्छा, VR1 R2 का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बताया था, VR1 माइनस R2, R1 से R2 E डॉट DR। इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है वही चल रही है कहानी यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। लेकिन किताबों के अंदर क्या होता है, नेगेटिव साइन लगा होता है। मैं इसको देखो सुधार के दिखाता हूँ कैसे आया वो चीज़, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे वो ऐसे आया VR1 माइनस VR2। अगर मैं इसकी लिमिट्स को उल्टा कर दूँ लाइक दिस, R2 R1, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्मूला। कोई गलती है आप बोलोगे नहीं है, मैंने लिमिट देखो चेंज कर दी है यहाँ पे, लिमिट पे ध्यान दीजिए, इंटरचेंज हो गई है यहाँ पे, इसलिए नेगेटिव साइन तो आना ही आना था, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ से जो है ना मुझे एक और डेफिनेशन मिल गई, अनदर डेफिनेशन, नॉट द न्यू डेफिनेशन बट एक अनदर डेफिनेशन मिल गई यहाँ से पोटेंशियल की, अनदर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पर ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ नॉट न्यू, ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है, एक ही बात है, बोलने का तरीका बदल दिया है। और कई किताबों के अंदर क्या होता है ना, शुरुआत ही यहीं से होती है, इसलिए सारी कहानी गड़बड़ लगने लग जाती है, हो क्या गया अचानक से, है ना। तो क्या डेफिनेशन बनेगी यहाँ से आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2, पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2, यहाँ देखो R1 R2 था ना, तो पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2 इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज, वही Q0 जो था, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2 इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात है यहाँ पे, बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम R2 टू R1। सारी बात की गहराई यहीं पे छुप गई आके, आपने ध्यान से नोटिस करना है। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, जिन बच्चों ने ये टॉपिक सेल्फ स्टडी से करा होगा, जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा दिनों तक इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो एनालाइज करके पढ़ते हैं चीज़ों को, उनको बहुत सारे डाउट क्रिएट होने वाले होंगे, इसके अंदर हो चुके होंगे। तो वो सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। मैंने भी जब पढ़ाई करी थी अपने ज़माने में 11th-12th क्लास में, तो उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा पगला गया था इसके ऊपर, मैं बता नहीं सकता। इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, मैं दिमाग ख़राब हो जाता था मेरा, कहीं पे क्या हो रहा है, फोर्स राइट साइड है तब भी नेगेटिव नहीं ले रहा,
रखा, लेफ्ट साइड है नेगेटिव नहीं ले रखा, राइट साइड पता नहीं क्या क्या कर रखा था हर बुक के अंदर, कई सारी बुक्स थी और हर बुक ने मुझे मतलब दुखी किया है। ऑनलाइन मैंने इतनी जगहों देखा, उस टाइम तो नहीं दिख पाता था, इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, पर जब मैंने बाद में देखने की कोशिश करी तब मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। स्टैक एक्सचेंज वगैरह बहुत सारी हैं वेबसाइट, या तो मुझे जवाब मिला नहीं या फिर शायद मुझे समझ में नहीं आया। कई जगह पे क्या होता था, लिखा होता था इट इज़ बाय डेफिनेशन दिस, इट इज़ बाय डेफिनेशन दैट, यही होता है, ऐसा ही होता है, ये होता है, वो होता है, मुझे समझ में नहीं आता था बहुत सारी चीज़ें। तो हर बार मैं कंफ्यूज होता था, कई होता था एक्सटर्नल फोर्स ले लेते थे, कभी मन करता था सिस्टम ले लेते थे, पता नहीं चल क्या रहा है कहानी। तो मैंने कोशिश करी है कि इन सभी चीज़ों को रिलेट करवा दिया आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे दो टर्म है जो इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर। देखो क्या लिखा था, पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2 इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम R2 टू R1, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम R2 टू R1। एक तो देखो फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, है ना, और कहाँ से ला रहा है वो R2 से ला रहा है R1 पे। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि R2 को इन्होंने इनिशियल बना रखा है ना, और R1 को इन्होंने क्या बना रखा है, फाइनल बना रखा है। एंड दैट इज़ वाई वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अब, है ना। क्या बोलते हैं फिर यहाँ से कि चलो भैया जी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो बोलते हैं फाइनल कौन है यहाँ पे, फाइनल तो R1 है। तो ये लो जी R1 से हम लोगों ने निकाल दिया और सबको लगता है वाह ये तो बहुत मस्त चीज़ है ना। देखो अब ध्यान से मेरे वाले फॉर्मूले से ये मैच कर गया ऊपर, है ना। मैंने क्या बोला यहाँ पे, तो बेसिक फंडा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस कुछ नहीं किया, उन्होंने डिफाइन जो है ना पोटेंशियल एक अलग अंदाज में कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम R2 टू R1 इज कॉल्ड क्या, दिस VR1 माइनस VR2, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है नेगेटिव E डॉट डी आर के। क्यों, बेसिकली देखो हुआ क्या, हुआ ये कि ये चार्ज है आपके पास जो प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो है P पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे Q ले लेते हैं। आपके पास Q0 चार्ज है जो Q पे रखा हुआ था, और आपने क्या करा, आपने क्योंकि देखो ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे Q नहीं लेते, इसको कोई और टर्म दे देता हूँ, नहीं तो ये Q लगने वाला है यहाँ से, तो इसको एक काम करते हैं T ले लेते हैं। तो यहाँ पे Q0 चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। Q0 को भी पॉजिटिव ले ले, तो आपको साफ पता है कि इस फोर्स का जो नेचर होगा, यानी कि जो ये वाली जो फील्ड लग रही है वो टूवर्ड्स राइट लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है, टूवर्ड्स राइट लग रही है। तो कॉमन सेंस से बात है ना कि इसकी जो टेंडेंसी होगी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी टू पुश Q0 अवे, टू पुश Q0 क्या अवे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टू मूव Q0 फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। जितना पास रहेगा ना ये चार्ज के Q के, उतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो। क्यों, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा था ना V इक्वल टू क्या होता है KQ बाय R, तो R जितना दूर वैल्यू उतनी कम आती चली जाएगी, है ना। तो क्या बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो टेंडेंसी टू पुश Q0 अवे, दैट इज टू मूव Q0 फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि वो हाई से क्या करना चाहता है, इसको लो पे पहुंचाना चाहता है। अब आपकी जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल एजेंट है, वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, विल अप्लाई फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ Q सो दैट इट कैन रेज द पोटेंशियल, है ना। क्योंकि जब दूर जाएगा तो पोटेंशियल कम हो रहा है, तो ये पास लेकर आएगा, जिससे क्या कर देगा, ये पोटेंशियल को रेज कर देगा। तो आपको दो बातें ध्यान देनी है, अगर पोटेंशियल रेज हो रहा है, यानी कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, ये है कि इफ अ पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, इफ अ पोटेंशियल इज गोइंग अप, है ना, इफ अ पोटेंशियल इज गोइंग अप, इट मीन्स कि द चार्ज, V तो नहीं लिखते हैं यहाँ पे, द चार्ज, इट मीन्स द चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे बहुत जरूरी बात मैंने बोली है क्या, इफ अ पोटेंशियल इज गोइंग अप, यानी कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द फील्ड। और ये बात जो है ना माइनस Q के लिए भी लागू होती है। क्या मतलब है मेरा, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस Q चार्ज, ठीक है, और ये पॉइंट था P और एक पॉइंट है T, यहाँ पे Q0 है, यहाँ पर भी Q0 है, ये प्लस ही ले रहा हूँ मैं अभी भी, ठीक है। Q0 की वैल्यू प्लस है और Q क्या है, नेगेटिव। अब आप ध्यान से नोटिस करो, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी कि भाई मुझे खींचना है इसको, है ना। तो यानी कि जो फील्ड होगी वो इसकी तरफ डायरेक्टेड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लाइक दिस, ठीक है, लेफ्ट साइड को जा रही होगी। अब आपने क्या किया, आपको एक काम करना है सिंपल सा, आपको ये करना है, जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा इसको, एक्सटर्नल एजेंट विल मूव द चार्ज फ्रॉम P टू T, है ना। P से कहाँ लेके जाएगा वो,
टी की तरफ लेके जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट है। अगर एक्सटर्नल एजेंट पी से टी की तरफ लेके जाने वाला है तो आप ध्यान से नोटिस करोगे पोटेंशियल एट टी कितना आ जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा के क्यू बाई ये जो डिस्टेंस है, इसको मान लेता हूँ मैं R2 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया R1 है, तो के क्यू बाय R2, वो भी नेगेटिव। अब आपको पता है मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखो मोर नेगेटिव है ना, जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब कभी भी दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखो पी वीपी पे भी लिख देता हूँ मैं पहले, वीपी पे कितना हो जाएगा के क्यू बाय R1। अब आप मुझे खुद बताओ R2 क्या है यहाँ पे, बड़ा है R1 से, हाँ या ना, R2 बड़ा है R1 से, R2 क्या है, बड़ा है। मान लो अपने मन में अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो आप मान लो कि R2 की वैल्यू 4 है, ठीक है, और ये 3 है, ये R2 ले लिया, ये मैंने R1 ले लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से खुद सोच के, तो 1/R2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/4 है ना, और 1/R1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/3। अब कौन बड़ा है इन दोनों में से, तो आपका जवाब हो जाएगा भैया जी 1/R1 बड़ा है ना, क्योंकि ये देखो कितना आ रहा है 0.33, ये कितना आ जाएगा 0.25। सही है, ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो 1/R1 क्या निकला, बड़ा निकला 1/R2 से, है ना, यानी कि 1/R1 की वैल्यू थी कितनी, देखो बच्चों 0.33 थी, क्या थी 0.25 से बड़ी थी। लेकिन अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.33 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.25। आप मुझे खुद बताओ अब ज़्यादा कौन सा बड़ा होगा, है ना, -0.25 बड़ा है कि -0.33 बड़ा। तो आपको साफ पता है कि जो छोटा नंबर होता है नेगेटिव वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो यानी कि ये आंसर आ गया। तो क्लियरली आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कुछ कि 0.25 वाली वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू R2 के लिए जो ज़्यादा थी यानी कि 4, ये वाला पोटेंशियल क्या हो गया, ये हाई है बिकॉज ये लेस नेगेटिव है ना, और ये क्या है, लो है क्योंकि ये मोर नेगेटिव है। और आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट ने क्या करा है इसको, एक्सटर्नल एजेंट कहाँ लेके चला गया है, एक्सटर्नल एजेंट लेके चला गया पी से टी पे। अगेन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी टूवर्ड्स द लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है बच्चों, टूवर्ड्स दी लेफ्ट लग रही थी, है ना, लेफ्ट में लग रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूव कहाँ पे हुआ है, राइट में हुआ है मूव। और पोटेंशियल क्या करा है, देख लो आप, इंक्रीज ही किया है ना यहाँ पर भी। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़ अ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द फील्ड इट विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स दी, कहाँ पे जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात। और इफ़ अ चार्ज इज मूव्ड बाय द फील्ड, इफ़ अ चार्ज इज मूव्ड बाय द फील्ड, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि वो हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी सिस्टम वर्क करेगा तो इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द पोटेंशियल। और अगर सराउंडिंग यानी कि हम लोग वर्क करेंगे उस चार्ज के ऊपर, या चार्ज खुद से चला गया पता नहीं कैसे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी कि चार्ज अगर खुद से है तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो रिपेल होने के बजाय उसके पास चला जा रहा है, पता नहीं कैसे चला जा रहा है, वैसे तो एक्सटर्नल एजेंट ही होगा वहाँ पे, है ना। तो उस केस में बोल देता है ना कभी कभी कि वर्क डन बाय द पार्टिकल, बेसिकली वर्क डन बाय द पार्टिकल नहीं है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द पार्टिकल है वो, पर मतलब कई किताबों में ये लिखा होता है वर्क डन बाय द पार्टिकल। तो उस बात का भी मतलब यही है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द पार्टिकल टू मूव द पार्टिकल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दैट केस यू आर गोइंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल, बिकॉज जो आपने वर्क किया है चार्ज के ऊपर, जो आपने वर्क किया है चार्ज के ऊपर, वो उसमें स्टोर हो जाएगा ना उस बॉडी के अंदर, है ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कोई तो आप क्या बोलते हो पोटेंशियल, तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। जनरली जो मोस्ट पॉपुलर जो डेफिनेशन कई सारी किताबों में मिलेगी वो आपको यही वाली मिलेगी यहाँ पे, है ना। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दोनों केसेस दिखाऊंगा, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना, आपको इन सब चीज़ों को सोचने की जरूरत नहीं, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी चैप्टर में। सिंपल सा रूल मेरा ये है, आपको टेक्निक याद रखनी है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम में जो है ना टेक्निक सोच के करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं ना। आपके कॉन्सेप्ट के अगर सारे रास्ते क्लियर होंगे ना तो आप सबसे तेज भागोगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और हम लोग वही करके देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने अभी आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, दो तरह के रिलेशन मैंने आपको दिखा दिए। ये कब है, ये तब है जब भाई फील्ड वर्क कर रही है ना, क्या कर रही है, फील्ड वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। दोनों के दोनों केसेस आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा थोड़ा इसी को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं अब यहाँ से एक्सटर्नल एजेंट वाले केस को, ठीक है। सो यहाँ पे इसको टॉपिक नंबर क्या था ये हमारा 5th था, है ना, तो 6th कर देते हैं और थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इसको। अब यहाँ पे रिलेशन जो था बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, उसको मोर एनालिसिस, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको पता है वी नो दैट, यहाँ लिख लेते हैं वी नो दैट वर्क डन by external agent in moving a charge
फ्रॉम R2 टू R1 को कैसे लिखते हैं हम लोग? फ्रॉम R2 टू R1 को हम लोग लिखते हैं ऐसे, R2 R1, यहाँ पे क्या फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है, जिसको आप ऐसे लिख रहे थे। जो बात लिखी है पीछे वही बोला है मैंने यहाँ से तक, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? R2 से R1, ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये हम लोगों ने क्या किया है? R2 से R1 तक का वर्क डन किया है, ठीक है। ये R2 से हमने किसका किया है? R1 तक का वर्क डन, ओके। अब आगे इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते थे यहाँ से कि भाई ये R2 से अगर R1 का वर्क डन है हमारे पास, है ना। हम लोगों ने देखो बेसिकली अभी तक क्या किया, यहाँ दिखा देता हूँ एक बार फिर से, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए बस। हाँ, मैं कहाँ था, ये रहा। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, पढ़ा इस डेफिनेशन को, आपने क्या लिखा है? पोटेंशियल ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2 क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम R2 टू R1। ये मैंने निकाल के दिखाया आपको यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब ये कर दिया हम लोग यहाँ कंप्लीट, तो ये मैंने लाइन लिख रखी है यहाँ पे। अब आपको एक बात और बताई मैंने यहाँ से कि भाई अगर मान लेते हैं इस वाले केस के अंदर, मान लिया कि जो पोटेंशियल है वो स्मॉल है ना, तो उस केस में इंटीग्रेशन तो चला जाएगा। फॉर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं dv, तो dv कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही हो रहा है, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? आप ये लिख दोगे, है ना, माइनस ई डॉट डी आर, ये लिख दोगे आप, छोटी सी बात यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे। तो ई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? ई होता है ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के, ठीक है। और आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जिन लोगों ने मैथ्स ले रखे बच्चों ने, वो आगे चल के पढ़ने वाले इसी साल मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर एलजेब्रा, तो उसके अंदर सीखेंगे इस बारे में। अच्छा, तो डी आर कितना हो जाएगा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, आ गया। अब यहीं से आप देखोगे ध्यान से, तो डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड, ठीक है। ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ से आता कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखो, अगर हम लोग ले लें केस नंबर 1, इफ़ मान लेते हैं कि वाई और जेड दोनों कांस्टेंट है, यानी कि बॉडी जब मूव कर रही है, जो चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो उस केस में डी वाई और डी जेड कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 0 हो जाएंगे, है ना। इसको केस नंबर 1 बोलते हैं। अगर वाई और जेड दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, तो उस केस में डी वी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, है ना। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे माइनस ई एक्स डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर सेकंड ले लूँ मैं, अगर मैं एक्स को और वाई को कांस्टेंट मान लूँगा, तो आपका जवाब हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू 0। तो उस केस में आप बोल दोगे डी वी इज इक्वल टू माइनस ई जेड डी जेड, ठीक है, करेक्ट। एंड थर्ड केस, अगर मैं एक्स को और z को कांस्टेंट मान लेता हूँ यहाँ से, तो आप बोलोगे कि भाई dx और dz 0 है ना, और यहाँ से क्या लिख दोगे? डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वाई डी वाई, ये आगे वैल्यू यहाँ से तक, करेक्ट। कोई चिंता वाली बात नहीं ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इसका मतलब होगा कि ई एक्स की वैल्यू होती है डी वी बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन, जहाँ पे आपने क्या किया? डी वी का वी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे आपने वाई और जेड को क्या माना? कांस्टेंट माना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बोला? ई जेड किसके बराबर? माइनस डी वी बाय डी जेड, जब आपने किसको कांस्टेंट माना? एक्स को और वाई को कांस्टेंट माना। और यहाँ पे आपने क्या किया? ई वाई की वैल्यू क्या लिखा आपने? माइनस डी वी बाई डी वाई, जब आपने किसको कांस्टेंट मान लिया? एक्स को और जेड को। अब आप ध्यान से नोटिस करो, आपने दो वेरिएबल को यहाँ पे कांस्टेंट माना है, यानी कि मूव नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे। ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग एक और स्टाइल में डिनोट कर सकते हैं, और वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में कैसे लिखते हैं हम लोग? देखो ऐसे लिखते हैं उसको, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी, इसको डेल से रीड करते हैं, ऐसे लिखते हैं। रीड कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। डेल मैंने डेल को भी देखो, डी को भी उसी स्टाइल में लिख डाला। रीड डेल वी अपॉन डेल एक्स, वैसे एक डेल होता है, डबल एल नहीं होता इसके अंदर। डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एक्स जो वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है, तो इस स्टाइल में, यानी कि जो आपने नीचे लिखा है ना ये बैठ के, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ सीधा यहाँ से क्या, कि भाई
ई जो है मेरे पास यहाँ से वो कितने के बराबर आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप बोल दोगे डेल वी बाय डेल एक्स, वेक्टर बना देता हूँ यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा डेल वी बाय डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये मैंने लिख दिया यहाँ से तक लाइन, ठीक है, ई के बारे में और हर किसी के बारे में। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ से क्या से कौन सा वाला था, कहाँ से स्टार्ट करा मैंने, ये रहा, इस लाइन से स्टार्ट किया, ये रहा, दिख नहीं रहा था, ये रहा। मैं ई एक्स की, ई वाई की और ई जेड की वैल्यू लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, ई एक्स, ई वाई, ई जेड की वैल्यू ये लिख दी यहाँ से तक, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और हर किसी का नेगेटिव साइन था तो वो नेगेटिव साइन मैं बाहर निकाल के कॉमन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिख डाला यहाँ से तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई चिंता वाली बात थी नहीं यहाँ से तक, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा जब मैं सॉल्व कराऊंगा आगे, तो समझ में आ जाएगा कितना ज़रूरी है ये वाला। अच्छा, इसको ना एक स्टाइल से और लिख सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम चाहें ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे वी को बाहर निकाल दो, ठीक है। इसका ना एक अलग सा एक सोफिस्टिकेटेड नाम है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट या फिर डेल ऑपरेटर, एक ही बात है। आप आगे चल के 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग करोगे या फिर अगर हाईयर स्टडीज़ कर रहे हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप पढ़ोगे वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस के अंदर ये काम आने वाला, ये चीज़ आप सीखने वाले हो। लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, छोटा सा नाम ही है, वहाँ पे आपको रिलेट हो जाएगा इजीली। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेल, और डेल ऑपरेटर बोल दो, चाहे तो ग्रेडियंट बोल दो। और डिनोट कैसे करते हैं इसको, इस तरीके से देख लो आप ध्यान से, यहाँ लिख देंगे इस तरीके से कुछ, इसको ये माइनस बना दिया डेल, और ये लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसको डिनोट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि क्या मतलब है और किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इस पूरी चीज़ को, ये जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात है नहीं। और मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि इफ अ चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा, उसका पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है, जो यहाँ नेगेटिव साइन से भी शो हो रहा है। चलो इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको यहीं पे ख़त्म करके आगे और फर्दर एनालाइज करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। ओके, तो एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इसको और अच्छे से। एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे हमको पता ही है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय के क्यू बाय आर, है ना। तो फाइंड करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। वैसे तो आपको पता ही है क्या आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू समझाना चाहता हूँ, इसलिए दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो वी कितना गिवन है, आपका जवाब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये गिवन है ना वी। हमसे बोल रहा है ई निकालो, तो मैंने आपको बताया ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला भी आपने देखा थोड़ी देर पहले, डेल वी बाय डेल एक्स आई, डेल वी बाय डेल वाई जे, डेल वी बाय डेल जेड के, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, उसको करने के लिए आपको डेल वी बाय डेल एक्स, यानी कि जो वी दे रखा है, बेसिकली डेल वी बाय डेल एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसको, के क्यू बाय आर को। अब नोटिस करोगे ध्यान से ना, तो ये जो आर है, ये वाला जो आर है, ये तीन चीज़ों का फंक्शन है। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवा रहा है आपसे, लेकिन यह है तो तीन चीज़ों का फंक्शन, किस किस का, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, क्योंकि आर जो होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना ही तो लिखेंगे। अब ये बड़ा खतरनाक सा डेरिवेशन हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं, आपको सुविधाजनक बनाने के लिए काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो ये कर सकते हैं कि मुझे अगर डेल वी बाय डेल एक्स कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना इसको मैं ऐसे कर दूँ, डेल वी बाय डेल आर अपॉन डेल एक्स बाय डेल आर, कर सकता हूँ ना ऐसे कैलकुलेट, मैं यही कर देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे लिए। उसके लिए हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम चीज़ डेल वी बाय डेल वाई के लिए आ जाएगी कितना, डेल वी बाय डेल आर अपॉन डेल वाई बाय डेल आर, ठीक है। और सेम चीज़ मैं लिख दूंगा जेड के लिए भी, यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेल वी बाय डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वी बाय डेल, क्या लिख देंगे, डेल वी, सॉरी यहाँ पे ये नीचे गलत हो रहा है, डेल वी, तो यहाँ पे आई गया मेरे पास ऑलरेडी डेल जेड बाय डेल आर, ठीक है। अब मैं ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको पहले, और उसके बाद फिर बाकी का पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे। तो आपको जैसा कि पता ही है, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, इस वापस स्पेस यूज़ हो जाएगा ये वाला,
हमको पता है कि भाई आर स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो डेल आर बाई डेल एक्स कैसे निकलेगा, देखो दोनों साइड आप पार्शियल डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ से, डेल आर बाई डेल एक्स आ जाएगा एक्स बाय आर, है ना। इजी था क्योंकि वाई और जेड का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव है ये, ठीक है। सेम लॉजिक से डेल आर बाय डेल वाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2y। यहाँ से भी देखो कितना आ गया, डेल आर बाय डेल वाई हो जाएगा y बाय आर। एंड लास्ट वन 2r डेल आर बाय डेल जेड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2z। तो ये कितना हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा z बाय आर। आ गया, तीनों की तीनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे फेंक देते हैं, किसमें, इसमें, है ना। अब ध्यान से नोटिस करो, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। डेल v बाय डेल आर कितना होगा, तीनों केसेस में डेल v बाय डेल आर है तो ये भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। देखो डेल v बाय डेल आर, आपको पता है ना v कितना है, के क्यू बाय आर है, तो आप क्या बोल दोगे डायरेक्टली, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही बोलोगे ना यहाँ से तक। सिंपल डेरिवेटिव, के क्यू तो कांस्टेंट था, आर का डेरिवेटिव क्या होता है, आर की पावर -1, तो वो -1 अपॉन इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये तो पता ही है आपको यार, ये लाइन है ना, तो यही लिखा है बस, ठीक है, वही यूज़ कर दिया मैंने। तो इसको उठाते हैं, अब पुट कर देते हैं हर जगह पे। ध्यान से देखो कैसे, सबसे पहले क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो डेल एक्स बाय डेल आर दे रखा, तो इसका आंसर था आर बाय एक्स। देख लो ध्यान से, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, डेल आर बाय डेल एक्स एक्स बाय आर, तो डेल एक्स बाय डेल आर कितना हो जाएगा, आर बाय एक्स। उल्टा है ना, जो लिखा है उसके सामने उल्टा लिख देना बस। सेम चीज़ यहाँ देखो, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा आर बाय वाई। इधर से कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, इधर से क्या बोल दोगे आप, आर बाय जेड। तो क्या बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया माइनस के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, ये बन गया के क्यू वाई बाय आर क्यूब, और ये बन गया के क्यू जेड बाय आर क्यूब। ये आगे तीनों की वैल्यूज उठा के इसको पुट कर देते हैं, किस में, इस फॉर्मूले में। देखो ये 1 था ना हमारा फॉर्मूला, तो इसको 2 को 3 को एंड 4 को पुट कर देते हैं 1 में। पुट 2 3 एंड 4 इन 1, तो क्या मिलेगी वैल्यू यहाँ से आपको। देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको हर जगह देखो बाहर माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ था, फॉर्मूला दिखा देता हूँ, यहाँ लगा हुआ है ना, ये रहा माइनस साइन, और आगे डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू लिखनी है बस। तो के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, वाई बाय आर क्यूब, यही लिखा हुआ है हर जगह, यही लिख देते हैं हम लोग। तो के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, के क्यू वाई बाय आर क्यूब, के क्यू जेड बाय आर क्यूब, यही आ रहा है ना हमारे पास यहाँ से तक, कोई चिंता वाली बात नहीं है, यही लिखा हुआ है हर जगह, आप देख लो, है ना। यही वैल्यूज़ आई थी, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब वगैरह, ये सारी की सारी, और साथ में आई जे के तो था ही, वो भी लिख ही डालते हैं हम लोग यहाँ से तक, तो कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। आई होप इतना समझ में आपको आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। आई जे एंड के, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, ओके। अब देखो ध्यान से, के क्यू बाय आर क्यूब को बाहर, यहाँ आ गया एक्स आई वाई जे जेड के, और ये क्या होता है भाइयों, ये जो होता है इसको तो बोलते हो ना आप, क्या इसको बोलते हो आप आर वेक्टर, है ना। और आर वेक्टर पता आपको कैसे निकल सकता है, एक आपको पता है ना आर कैप, आर कैप किसके बराबर, तो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो आप बोल सकते हो ना इसको कि आर इंटू आर कैप, है ना, आर हैट भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो ये हो गया कैप वाले को बोल रहा हूँ, के क्यू बाय आर क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर डॉट आर हैट, तो ये वाला हैट इससे गया, यहाँ पे कितना आ गया, हैट कहाँ से चला गया, हैट तो है यहीं पे, ये आ गया, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। देखो कितना बढ़िया, और यही चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे हमने बाल की खाल कर दी एक तरीके से, बहुत ज़्यादा खींच खाच के लेकर आए हैं, पर पॉइंट मेरा है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाह रहा था। यहाँ पे एग्जाम वगैरह में आने वाली नहीं है इनमें से कोई भी चीज़ जो अभी तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखी है, पर अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आप किसी भी डायरेक्शन से कन्फ्यूज नहीं हो सकते। और ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में मना करेगा आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, आप अगर चाहें करना तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं और फिर इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कहाँ है, ये रहा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया, यूनिट क्या होती है बता दिया। इसके बाद मैंने दिखाया कि ये वर्क डन के साथ कैसे रिलेटेड है, ये है ना, पूरी की पूरी बातें। सिस्टम के थ्रू जो वर्क होता है, यानी कि जो चार्ज के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन हो रहा है वो क्या होता है, उससे पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, और एक्सटर्नल की वजह से क्या होता है, मैंने वो दोनों के दोनों केसेस आपको यहाँ पे डिफाइन करवा दिए। फिर मैंने आपको मल्टीपल चार्जेस की वजह से फील्ड निकाल के दिखाई, सिंगल चार्ज की वजह से निकाल ही लिया था हमने, और ये हमने निकाल के देखा कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, आगे चल के यूज़ करने वाले हैं इसको। फिर हम लोगों ने देखा फील्ड और पोटेंशियल
पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने यहाँ पे देखा कि R1 से R2 में जा रहे हो तो इस तरह से लिख दोगे आप, है ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम R1 टू R2 डिवाइडेड बाई Q0, ऐसे लिखोगे R1 से R2 E डॉट dr, है ना। और अगर आप इसको उल्टा लिख देते तो इस तरह से भी लिख सकते हो, तो VR1 माइनस VR2, ठीक है। और यहीं पे फिर मैंने आगे इसके बारे में भी आपको दिखाया यहाँ से तक, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ था वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक, और नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी मेरे पास, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको लगा डाला। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत रही नहीं होगी, आपको सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैंने पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपको दिखाया कि आप पोटेंशियल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकती है। फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी याद रखिएगा, आगे चल के काम आने वाला है, ठीक है। इन केस इस वीडियो में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए, कोई डाउट रह गया तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, जैसे ही मैं देखूंगा आपको उसका जवाब दे दूंगा। बाकी हम लोग जब आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो कोई भी अगर छोटी मोटी कमी पेशी रह जाएगी तो वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो ही जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।